अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ सहर फातिमा। मैं हूँ अरबाब जहांगीर। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले बात करेंगे इसराइल की गजा पर बर्बरियत की। इसराइल ने गजा पर बमों की बारिश कर दी। गजा पर बर्री, बहरी और फजाई हमले जारी हैं। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों में शहीद होने वालों की तादाद 8,000 से भी तजावुज कर गई है। हमास तर्जुमान के मुताबिक इसराइल का सहतरफा हमला नाकाम बना दिया गया। इसराइल की गजा पर 22 रोज से जारी जंग की सबसे बदतरीन बमबारी। हर तरफ बमों की बारिश, मुसलसल धमाके। गुज़िश्ता रोज से जारी बदतरीन बमबारी की वजह से इमदादी कार्रवाइयाँ महाल। मज़ीद हज़ारों शहादतों का खदशा। इसराइली फौज ने गजा पर अंधाधुंध बर्री, बहरी और फिज़ाई हमले किए। हमास ने गजा में दाखिल होने वाले इसराइली टैंकों पर अल यासीन रॉकेट फायर किए, जिससे इसराइलियों की हलाकतें हुईं। हमास तर्जुमान के मुताबिक इसराइली फौज ने हेलीकॉप्टरों की मदद से हलाक और जख्मी होने वाले फौजियों को इलाके से निकाला। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है, गजा में हमास से लड़ाई तवील और मुश्किल होगी। इसराइली फौज गजा का मुकम्मल मुहासरा कर चुकी है। 229 इसराइली यरगमालियों को हर सूरत हमास की कैद से आज़ाद कराएंगे। उधर गजा के अस्पतालों में बड़ा इंसानी अलमिया जारी है। तिब्बी सहूलियात की अदम दस्तयाबी की बिना पर जख्मी मौत के मुंह में जा रहे हैं। गजा में हुई शहादतों में बच्चों की तादाद 3,500 से तजावुज कर चुकी है। जख्मियों की तादाद 21,000 से ज्यादा हो चुकी है। फलस्तीन के शहर मगरबी किनारे पर भी इसराइल ने कयामत ढा दी। रात भर आबादियों पर खौफनाक बमबारी की गई। अंधाधुंध हमलों में 3 फलस्तीनियों की जान चली गई, मुताद्दिद जख्मी हो गए। मगरबी किनारे में शोहदा की तादाद 113 हो गई। इसराइल की बर्बरियत में कोई कमी ना आ सकी। इसराइली फौज ने रात भर नाबलस और रामल्ला पर हमले किए। मुताद्दिद फलस्तीनी नौजवानों ने जामे शहादत नोश किया। फलस्तीनी खबर रसा एजेंसी वफा ने बताया कि मगरबी किनारे के शुमाली इलाके नाबलस में अस्कर कैंप पर इसराइली फौज ने धावा बोल दिया। हमले में इसराइली फौज ने एक नौजवान को गोली मारकर शहीद कर दिया। इसराइली फौज ने रामल्ला के शुमाल में बैत रीमा में कार्रवाई की, जिसमें एक फलस्तीनी शहीद हो गया। तमून के इलाके में भी इसराइली हमले में एक नौजवान शहीद और कई जख्मी हो गए। हमास के रहनुमा याह्या अल सवार ने कहा है कि वो इसराइली कैदियों की रिहाई के लिए इसराइल से मुआहदा करने के लिए तैयार हैं। बदले में इसराइल में कैद तमाम फलस्तीनियों को रिहा करना होगा। बयान में उनका कहना था कि हमास इस मुआहदे को फौरी तौर पर नाफिज करने के लिए तैयार है। गजा में काम करने वाली इंसानी हुकूक की तंजीमों ने भी आलमी बिरादरी से कैदियों की रिहाई के लिए मुआहदे की हिमायत का मुतालबा किया है। जालिम इसराइल ने गजा में बमबारी करके 3,500 से ज्यादा बच्चे शहीद कर दिए। कदमों तले जन्नत रखने वाले माओं की गोद में उनके फरिश्तों के जनाजे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस दिल दहला रही हैं। अभी मेरे बच्चे ना ले जाओ, गोद में रहने दो, प्यार करने दो। जो माँ कल तक अपने बच्चे से खेलती थी, आज उसके लाशे को गोद में लिए फिर रही है। उसकी जुदाई पर गम से निढाल है। माँ माँ पुकारती ये 2 नन्ही कलियों की वीडियो ने भी दिल दहला दिए। क्या तुमने मेरी माँ को देखा है? क्या किसी ने मेरी माँ को देखा है? माँ से जुदा ये बच्चा भी चीखता चिल्लाता अपनी जन्नत को ढूंढ रहा है। इसराइली दरिंदगी रुक नहीं रही, कहीं से भी मदद नहीं आ रही। बच जाने वाले बच्चे और माएँ कहाँ जाएंगी? जिनके बच्चे बच गए वो भी जख्मी हैं, लेकिन इलाज के लिए अस्पतालों में अद्वियात नहीं है और मौत के मुंतजिर हैं। ऐसे हौसलों को सलाम। गजा के बच्चे कयामत का मंजर देखकर भी मुस्कुरा रहे हैं। अस्पताल में जख्मी बच्ची मुस्कुराते हुए बोली, फलस्तीनी माशरा बहुत खूबसूरत है, मैं अपने लोगों को सलाम पेश करती हूँ। इसराइल पागलपन का शिकार हो चुका है। इसराइल के गजा पर हमलों पर शदीद आलमी रद्द अमल सामने आने लगा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन ने कहा, इसराइल एक जंगी मुजरिम है। क्या मगरिब एक बार फिर सलेब और हिलाल की जंग चाहता है? ईरानी वजीर खारजा ने कहा, इसराइल के खिलाफ मज़ाहमती तंजीमों की बड़ी तैयारी मुकम्मल है, तबले जंग बजने वाला है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने गजा की इमदाद के लिए राहदारियाँ खोलने का मुतालबा कर दिया। गजा पर इसराइली जारहियत के खिलाफ आलमी गम और गुस्से में इजाफा होने लगा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन मगरबी ममालिक के दोहरे मयार पर फट पड़े। कहा, क्या मगरब एक बार फिर सलेब और हिलाल की जंग चाहता है? अगर मगरब ने ऐसी कोशिश की तो जान ले कि हम अभी जिंदा हैं। इसराइल एक गासिब और जंगी मुजरिम है। ईरानी वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्ला ने एक बार फिर खबरदार किया कि इसराइल के खिलाफ जंग के लिए मुज़ाहमती तंजीमें मुकम्मल तैयार हैं। बयान में उन्होंने कहा, तंजीमों की उंगली ट्रिगर पर है। उन्होंने दुश्मन की सोच से ज्यादा मजबूत और गहरी मनसूबाबंदी कर रखी है। मुत्तहिदा अरब इमारात की वजारत खारजा ने बयान में कहा कि गजा में इंसानी बहरान की शिद्दत पर गहरी तशवीश है। गजा में फौरी जंग बंदी की जाए। आलमी बिरादरी ने अमरीका और इसराइल को गजा के बेगुनाह इंसानों के कत्लेआम का मुजरिम करार दे दिया। इस्तांबुल, लंदन, मेलबर्न समेत दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में लाखों अफराद ने मजलूम फलस्तीनियों से इजहार यकजहती किया।
اسرائیلی بمباری بند کر عام ناقابل قبول. دنیا بھر میں جنگ بندی کے مطالبے میں مزید شدت آ گئی. لندن میں مظلوموں کے حق میں سب سے بڑا مظاہرہ ہوا. لاکھوں افراد نے احتجاجی ریلی نکالی. فری فلسطین کے نعرے گونج اٹھے. مظاہرین نے برطانوی وزیر اعظم سے جنگ بندی میں کردار ادا کرنے کا مطالبہ کر دیا. ترکیہ میں صدر اردوغان کی زیر قیادت تاریخی مارچ ہوا. لاکھوں ترکوں نے فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار کیا. آسٹریلوی شہر میلبرن میں ہزاروں افراد نے فلسطینی پرچم تھام لیے. مظالم بند کرو کے نعرے لگا دیے. فرانس کے شہر پیرس میں لوگ پابندیوں کو رونتے ہوئے سڑکوں پر آ گئے. پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کے گولے برسا دیے. شیلنگ سے کئی افراد زخمی ہو گئے. سویڈن میں بھی فری فلسطین کے نعرے لگ گئے. فوری سیز فائر کا مطالبہ کیا گیا. اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسکو میں فلسطین کی حمایت میں مظاہرہ ہوا. مظاہرین نے فلسطینی پرچم اور پوسٹرز اٹھا کر اسرائیل کے خلاف نعرے لگائے. اسپین کے شہر بلباؤ، ڈنمارک، جرمنی، کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں ہزاروں افراد نے اسرائیلی مظالم کے خلاف نعرے بازی کی. لبنان میں فلسطینیوں سے سارے یکجہتی کا سلسلہ جاری ہے. بھارتی ریاست کیرلا میں ہزاروں افراد نے فلسطینیوں کی آزادی کے حق میں نعرے لگائے. Down with racism! Down with racism! Down with racism! Down with Zionism! اردن کے شہری بھی میدان عمل میں آ گئے. اسرائیلی حملے فوری بند کرانے کے لیے مظاہرے کیے. دوسری جانب آپ کو بتائیں، بھارت کے صوبے کیرالا میں ہزاروں افراد نے فلسطینیوں سے یکجہتی کے لیے احتجاجی ریلی نکالی. مظاہرین نے غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا اور اسرائیل کی حمایت پر مودی حکومت کے خلاف نعرے لگائے. اسرائیلی دہشت گردی نے الجزیرہ کے ایک اور صحافی کا گھر اجاڑ دیا. فلسطینی صحافی کے خاندان کے 18 افراد اسرائیلی بمباری میں شہید ہو گئے. صحافی فارس اکرم نے لکھا، اسرائیلی فوج کی جارحیت نے میرے خاندان کے 18 افراد کو شہید کر دیا ہے. مواصلاتی بندش کے باعث شہادت کی تصدیق میں 12 گھنٹے لگے. اسکاٹش فرسٹ منسٹر حمزہ یوسف بھی بے بس نظر آئے. کہا، جس غزہ پر بمباری کی جا رہی ہے اس پر صرف دعا ہی کی جا سکتی ہے. پاکستان مسئلہ فلسطین کے دیر پا حل اور خطے میں امن و امان کے لیے تمام اسٹیک ہولڈر سے کردار ادا کرنے کا مطالبہ کرتا ہے. ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کا انٹرویو. کہا، پاکستان نے غزہ کے اطراف اسرائیلی محاصرہ ختم کرنے اور ایمرجنسی بنیادوں پر امدادی سامان کی ترسیل کے لیے راہداری کھولنے کا بھی مطالبہ کیا ہے. شہریوں نے غزہ پر اسرائیل کی وحشیانہ کارروائی کی مذمت کی ہے اور فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کیا ہے. اسرائیل جو ہے جو جنگی قوانین ہیں ان کی سرین جو ہے خلاف ورزی کر رہا ہے اور وہ اقوام متحدہ کو بھی دھمکیاں لگا رہا ہے. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ بھائی یہ غزہ والے، یہ فلسطین کے جو مسلمان ہیں، یہ اپنے ملک کی آزادی کے لیے یہ جدوجہد کر رہے ہیں. ہم جو ہے وہ دو ریاستی حل نہیں چاہتے. ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو اسرائیل ہے یہ غاصب ہے. اس وقت اسرائیل جو شدید ترین دہشت گردی فلسطین اور غزہ میں کر رہا ہے. آگے بڑھیں گے اور یہاں آپ کو بتائیں گے کہ MQM پاکستان کا لیاقت آباد میں آج جلسہ ہوگا. رات گئے خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد جلسہ گاہ پہنچی. پارٹی پرچموں کے دوپٹے بھی تقسیم کیے گئے. MQM کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ گراؤنڈ میں 10,000 کرسیاں لگائی جائیں گی. امید ہے لیاقت آباد کے لوگ بھرپور شرکت کریں گے. جلسے کے سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے جائیں گے. اطراف میں قائم رہائشی عمارتوں میں مقیم افراد کے قوائف بھی جمع کر لیے گئے ہیں. پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس کے زیر اہتمام اکنامک فیسٹیول کا دوسرا روز مذاکروں میں شرکاء نوجوانوں کو درپیش مسائل سمیت کاروبار کے مواقع اور ٹیکس وصولی کے حوالے سے سیشن منعقد کیے جا رہے ہیں. مزید تفصیلات جانیں گے وہاں موجود بول نیوز کے نمائندے عمر حیات خان سے. عمر، بتائیے گا کیا شیڈیول ہے آج کا؟ بالکل، اس وقت میں موجود ہوں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس کے زیر اہتمام جو 2 روزہ ایکون فیسٹیول ہو رہا ہے. اس میں اس کو ایکون فیسٹ کا نام دیا گیا ہے اور اس میں ہم نے دیکھا کہ کل بھی مذاکرے ہوئے، لیکن آج جو مذاکرے ہو رہے ہیں خاص طور پر اس میں معیشت کے حوالے سے کافی خاص طور پر اور نوجوانوں کے معیشت میں کردار کے حوالے سے، اور پھر پاکستان کیا ایک ٹیلنٹ سے بھرپور ملک ہے، پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی ہے یا نہیں، اس حوالے سے بات ہو رہی ہے. اور اس فیسٹیول میں جو سیشن ہے بنیادی طور پر یہ نوجوانوں کے حوالے سے ہے کہ آر وی اے ٹیلنٹ ریپلنٹ کنٹری. تو اس حوالے سے کہ ہمارا جو برین ڈرین ہو رہا ہے، ہمارے جو نوجوان ہیں، جو ہمارے ماہر نوجوان ہیں، جو کہ پروفیشنلز ہیں، وہ بیرون ملک جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہیں؟ کیا پاکستان میں ان کے لیے مواقع کی کمی ہے؟ اس پر بات ہو رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ سیشن میں جو ہے نوجوانوں کے مسائل اور بے روزگاری جو ہے اس پر بات ہو رہی ہے. دوسری جانب ایک اور سیشن بھی جاری ہے کہ کیا ہم ٹیکس چور ہیں. اس حوالے سے جو معاشی ماہرین ہیں وہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، جو ٹیکس ایکسپرٹس ہیں وہ اس حوالے سے بات کر رہے ہیں. اور تیسرا جو اہم ایک ٹاپک ہے جس پہ یہ مذاکرہ ہو رہا ہے جو کہ پاکستان میں
कारोबार आगे क्यों नहीं बढ़ते। तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि जो मुख्तलिफ पाकिस्तान की बड़ी कंपनीज़ के जो CEOs हैं वो इस मुज़ाकरे में शरीक हैं, और इस मुज़ाकरे में हमने ये देखा कि बात अब तक जो हुई है उसमें हमें ये लगता है कि जो शुरका हैं उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान में जो बिजनेसेस के आगे बढ़ने के मौक़े उस तरह मौजूद नहीं हैं, और उसकी वजूहात ये हैं कि जो कम्पिटिटिवनेस है वो हमें नज़र नहीं आती, जिसकी वजह से पाकिस्तान में बिजनेसेस आगे नहीं बढ़ते। और एक और बड़ी वजह जो उन्होंने इस करार दिया कि पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है उसकी वजह से भी पाकिस्तान में बिजनेसेस आगे नहीं बढ़ते। तो ये अब तक के मुज़ाकरे की जो अब तक मुज़ाकरे हो रहे हैं उन मुज़ाकरों की रुदात है। जी ठीक है उमर, आपका बहुत शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से, जहां वर्ल्ड कप के अहम तरीन लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद न्यूजीलैंड को 5 रन से जेर कर लिया। ब्लैक कैप्स 389 रन के ताक़ुब में 383 रन बना सके। रविंदर की 116 रन की इनिंग भी कीवीज को फतह ना दिलवा सकी। मुकाबला कैसे किया जाता है, पहाड़ जैसे हदफ का ताक़ुब भी किसी सूरत हार ना मानने का जज्बा न्यूजीलैंड ने क्रिकेट वर्ल्ड को दिखा दिया। 389 रन का हदफ देने वाली ऑस्ट्रेलियन टीम को दांतों तले पसीना आ गया। फातेह कौन होगा आखिरी बॉल तक किसी को नहीं पता था। कीवी बैटर रविंद्र का अधूरा मिशन पूरा करने के लिए जिमी नेशम ने हरीफ बॉलर्स को बल्ले की धार पर रखा। मैच के आखिरी ओवर्स में 39 बॉल्स पर 58 रन बनाकर कैंगरूज की हमैयां उड़ा दी। नीशम का आउट होना कैंगरूज की जीत का पयाम्बर साबित। इससे कबल ऑस्ट्रेलिया ने अपनी बारी में 388 रन स्कोर किए। ट्रेविस हेड ने 109 रन स्कोर किए। डेविड वार्नर ने 81 रन की इनिंग्स खेली। मैक्सवेल 41, कप्तान पैट किम्स 37, जोश इंग्लिश 38 और मिचेल मार्श ने 36 रन का हिस्सा दिया। ट्रेंट बोल्ट और ग्लेन फिलिप्स ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। फातेह टीम के सेंचुरी मेकर ट्रेविस हेड को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। भारत में जारी वर्ल्ड कप में बड़े बड़े स्कोर बन रहे हैं। वनडे मैच में मजमूई तौर पर 771 रन बन गए। ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दी, लेकिन मैच इंतहाई दिलचस्प रहा। एक दिन एक मैच, रन पर रन। वर्ल्ड कप में स्कोर बोर्ड पर हैरत अंगेज रन्स। भारत में जारी वर्ल्ड कप में बड़े बड़े स्कोर बन रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मौके में शिकस्त न्यूजीलैंड को हुई, मगर शायकीन क्रिकेट को इंतहाई दिलचस्प मैच देखने को मिला। एक दिन में एक ही मैच में 771 रन का पहाड़ न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर बना डाला। मैच और रन्स की बड़ी तादाद ने पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के मैच की याद ताजा कर दी। पाकिस्तान ने श्रीलंका के खेल में भी बड़ा स्कोर चेस किया था। वर्ल्ड कप 2023 में जहां दिलचस्प मुकाबले देखने को मिल रहे हैं, वहीं बड़े बड़े टारगेट भी हासिल किए जा रहे हैं। और कलकत्ता में खेले गए मैच में नेदरलैंड्स ने बांग्लादेश को 87 रन से शिकस्त दी। 230 रन के हदफ के ताक़ुब में बंगाल टाइगर्स 142 रन से आगे नहीं बढ़ सके। मेहदी हसन 35 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। इससे पहले नेदरलैंड्स ने अपनी बारी पर 229 रन स्कोर किए। कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स 68 रन के साथ नुमाया रहे। इंडिया में जारी इवेंट में डच टीम की ये दूसरी कामयाबी है। इससे पहले उन्होंने जनूबी अफ्रीका को 38 रन से अपसेट शिकस्त दी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए चेन्नई से कोलकाता पहुंच गई। ग्रीन शर्ट्स 2 दिन आराम करेंगे। पीर को पाकिस्तानी टीम प्रैक्टिस सेशन करेगी। इंडिया में जारी मेगा इवेंट के अपने 7वें मैच में पाकिस्तान मंगल को बांग्लादेश का सामना करेगा। चेन्नई में जनूबी अफ्रीका से शिकस्त पाकिस्तान टीम की अगली मंजिल कोलकाता। शाहीन उड़ान भरकर भारतीय रियासत मगरबी बंगाल के दारुल हुकूमत पहुंच गए। ग्रीन शर्ट्स 2 दिन आराम करेंगे। पीर को पाकिस्तान टीम ट्रेनिंग करेगी, जिसमें स्क्वाड में शामिल तमाम खिलाड़ी शिरकत करेंगे। तरबियती मश्क से कबल पाकिस्तान टीम का वीडियो एनालिस्ट के साथ स्पेशल सेशन होगा। इंडिया में जारी मेगा इवेंट के अपने 7वें मैच में पाकिस्तान मंगल को बांग्लादेश का सामना करेगा। ग्रीन शर्ट्स अपने गुज़िश्ता 4 मैचेस में ऊपर तले शिकस्त खा चुके हैं। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका से हारने की वजह से फाइनल 4 में जाने के बाबर 11 के इम्कानात बहुत कम रह गए। इंडिया में जारी वर्ल्ड कप में आज मेजबान भारत इंग्लैंड का सामना करेगा। लखनऊ में होने वाला मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन 1:30 बजे शुरू होगा। इवेंट के पॉइंट्स टेबल पर भारत 5 मैचेस में 10 पॉइंट के साथ दूसरे नंबर पर है। दिफाई चैंपियन इंग्लैंड अपने 5 मैचेस में से सिर्फ 1 में कामयाब हो सका है। तो कराची साहब को खबर देंगे, जहां सऊदाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबले में 4 डाकू मारे गए। फायरिंग से 1 पुलिस एहलकार और 2 शहरी जख्मी हुए। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुल्जिमान काफी अरसे से सुबह सवेरे शहरियों से लूट मार करते थे। कराची के सऊदाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबला
फायरिंग के तबादले में 4 डाकू मारे गए। सऊदाबाद के इलाके शादमान टाउन में सुबह सवेरे डाकुओं का ग्रुप लूटमार में मसरूफ था कि पुलिस पहुंच गई। फायरिंग के तबादले में पुलिस एहलकार और 2 शहरी जख्मी हुए। जवाबी कार्रवाई में 4 डाकू मारे गए। मुलजिमान के कब्जे से असलहा, 32 मोबाइल फ़ोन्स और 2 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गईं। SSP कोरंगी हसन सरदार ने मीडिया को बताया कि लुटेरों का 4 रुकनी ये ग्रुप काफ़ी अरसे से सुबह सवेरे शहरियों से लूटमार करता था। सऊदाबाद पुलिस मौके पे पहुंची है और इनकी आपस में मल्टीप्लेयर हुई है, आपस में मुकाबला हुआ है। डाकुओं ने पुलिस पे फायरिंग की है, जिस पे जवाबी फायरिंग में 4 डाकू मौका पे हलाक हुए हैं। मुलजिमान से बरामद होने वाले मोटरसाइकिल अल-फला और मॉडल कॉलोनी से छीनी गई थी। 4 डाकुओं की शनाख्त नहीं हो सकी। खबर शामिल करेंगे डेरा इस्माइल खान से, जहां दहशतगर्दों ने पुलिस कैंप पर हमला किया। यार्ड टोल प्लाजा के करीब फायरिंग के तबादले में पुलिस एहलकार शेर आलम खान शहीद हो गए। शहीद के जस्ते खाकी को DHQ अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारों का सर्च ऑपरेशन जारी है। यार्ड टोल प्लाजा जाने वाली ट्रैफिक को रोक दिया गया। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने में सिर्फ आखिरी 2 रोज़ बाकी। 31 अक्टूबर की डेडलाइन में कोई तोसी नहीं होगी। 28 अक्टूबर को 4572 अफगान शहरी अपने मुल्क वापस गए। मजमूई तौर पर 86,546 अफगान अपने मुल्क वापस रवाना हुए। वापस जाने वाले अफगान शहरियों ने कहा, हम पाकिस्तान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। गुज़िश्ता अदवार में नज़रअंदाज होने वाले गवादर के लिए आर्मी चीफ ने कई बड़े मंसूबों का ऐलान कर दिया। उनमें तवानाई, तालीम, माहीगीरी, सेहत, खेलों से मुतालिक शोबे शामिल हैं। पाक फौज मुल्क भर के तमाम अहम इलाकों की निशानदही करके अवाम की सहूलियात के लिए दिन रात कोशां है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने लाहौर में जनरल अस्पताल और मियां अस्पताल का दौरा किया और तामीराती सरगर्मियां तेज़ करने की हिदायत की। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने दोनों अस्पतालों की अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट्स के तामीराती कामों का मुआयना किया। मोहसिन नकवी ने दोनों अस्पतालों के तमाम फ्लोर्स का मुआयना किया और तामीराती कामों के हवाले से ज़रूरी हिदायत दी। मोहसिन नकवी ने दोनों अस्पतालों में 250-250 बेड्स पर मुश्तमिल स्टेट ऑफ द आर्ट इमरजेंसी ब्लॉक बनाया जा रहा है। अपग्रेडेशन के काम को जितनी जल्दी मुमकिन हो मुकम्मल किया जाए। 42 ममालिक में मुकीम पाकिस्तानियों के वफ्द का जिना हाउस का दौरा। वफ्द में शामिल अफराद ने सान्हे 9 मई के हवाले से गहरे रंज और कर्ब का इजहार किया। उनका कहना था कि 9 मई के शर्मनाक वाक़यात से आलमी सतह पर पाकिस्तान की बदनामी हुई। जिना हाउस विजिट किया है। हमारे दिलों से कायदे आज़म की मोहब्बत को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। जो हमारे लीडर हैं, जो इस कौम के मेमार हैं, उनके घर पे हमला हुआ है, उनके हेरिटेज पे हमला हुआ है। हम कभी किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि वो किसी अपने मज़मूम मकासद, अपने सियासी मकासद को तक़वियत पर पहुँचाने के लिए हमारे कायद की याद को, हमारे शोहदा को, हमारे मुल्की दिफा के अदारों को इस किस्म की सूरत हाल से दो चार करें। तमाम लोगों की ये अपील है, जो ये फैसला करने वाले हैं, किसी भी सूरत से कोई भी समझौता ना किया जाए। जिन्होंने ये सब कुछ किया है उनको निशाने इबरत बनाया जाए। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हमारे मोहसन है। कायदे आज़म की ज़ात थी तो पाकिस्तान बना। आज जो हमने अपनी आंखों से जो हालत देखी, यकीन करें कि बहुत दिल दुखा। हमारी जो है ये गुजारिश है अदालतों से भी कि इनको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। IVA में जारी पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल का आज दूसरा दिन है। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर 7 सेशंस होंगे। फेस्टिवल में किताबों के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं, जहां मुख्तलिफ मौज़ूआत पर लिखी गई हज़ारों कुतुब मौजूद हैं। मज़ीद जानेंगे वहाँ मौजूद ब्यूरो हेड सखर शाहिद अली से। शाहिद, बताइएगा किस तरह से आज का दूसरा दिन गुजारा जा रहा है? लिटरेचर फेस्टिवल का आज सखर में दूसरा और आखिरी दिन है। आज भी जो है तकरीबन 7 सेशंस होंगे, जिनमें मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बहस होंगी, मकालाजात पढ़े जाएंगे, शायर, अदीब, ज़रई माहिर तमाम अपनी राय देंगे। लेकिन ये जो फेस्टिवल है उसमें एक चीज़ और है कि मुख्तलिफ अक़साम की किताबें जो हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर लगाई गई हैं। हमारे साथ एक खातून मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आप बताएं कि ये जो किताबें यहाँ पर लगी हुई हैं और ये फेस्टिवल है, कितना आपको इससे फ़ायदा महसूस होता है कि इस इलाके के लिए? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि इस किस्म के जो फेस्टिवल अब पाकिस्तान में होने लगे हैं, और मैं तो जो है बहुत खुश हूँ आर्ट काउंसिल कराची की तरफ से कि उन्होंने पहली दफ़ा सखर की तारीख में इतना बड़ा फेस्टिवल मुनक़द किया है। और जहाँ तक किताबों की बात है तो आप
बताएं, सांस लेने के लिए तो यही जगह है कि सोसाइटी में है क्या हमारे पास। तो जब यहाँ पर हमारा नौजवान आता है और वो आके जब ये किताब लेता है, वो फिक्र। ठीक है शाहिद, आपका बहुत शुक्रिया। खबर शामिल करेंगे मौसम की सूरत हाल के हवाले से। तो मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सर्दी कदम जमाने लगी, ठंडी हवाओं से मौसम सुहाना हो गया। कराची में भी ठंड ने दस्तक दे दी, शहरियों को सुबह शाम की खून की भली लगने लगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और शुमाली अजला में सर्द रहने का इम्कान है। नवंबर की आमद मुल्क भर में मौसम ने अंगड़ाई ले ली। कराची में गुलाबी जाड़ा आ गया, रात और सुबह के औकात में दर्जे हरारत गिरने लगने लगी। सिंध के जुनूबी अजला में मतला जुज़वी अबरालूद, तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। पंजाब के बेशतर अजला में मौसम खुश्क, जबकि मरी गलियात और गिरदो नवा में मौसम सर्द और मतला जुज़वी अबरालूद रहने का इम्कान है। बालाई इलाकों में बादलों ने पहाड़ों को लपेट में ले लिया। गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी के बाद सर्दी बढ़ गई। जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर में पहाड़ों पर सफेदी छा गई। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक दीर, चतराल, कोहिस्तान, सवात, मानसेरा और एबटाबाद में चंद मुकामात पर हल्की बारिश हो सकती है। गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों में सर्दी की लहर बरकरार है। रात के औकात में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो जाता है। गिलगित बल्तिस्तान का मौसम के हवाले से मजीद जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम खान से। जी नदीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान के अगर आज के मौसम की बात करते हैं तो गुज़िश्ता एक हफ्ते से गिलगित बल्तिस्तान के मैदानी इलाकों समेत बालाई इलाकों का मौसम जो है वो खुश्क है और दिन के औकात में शदीद सर्दी का जोर जो है वो कम रहता है, मगर शाम के और सुबह के औकात में दर्जे हरारत जो है मैदानी इलाकों समेत बालाई इलाकों का नुक्ता इंजिमात से नीचे गिर जाता है और शदीद सर्दी रहती है। इसके साथ साथ अगर बालाई इलाकों की बात करते हैं, खुसूसन बल्तिस्तान डिवीज़न, ज़िला गिजर, ज़िला हुंजा और ज़िला अखतौर में, वहाँ पे शदीद सर्दी की लहर जो है अब भी बरकरार है। और हाल ही अब जो बर्फबारी हुई है उसकी वजह से मुतादिद इलाकों के जो राब्ता सड़कें हैं वो बंद है और लोगों को सफरी मुश्किलात का सामना है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 3 रोज़ तक गिलगित बल्तिस्तान के शहरी इलाकों में मौसम जो है वो साफ रहेगा, जबकि 3 रोज के बाद जो है बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ आपको बताएं कि चांद को ग्रहण लग गया। नज़ारा पाकिस्तान समेत दुनिया के बेशतर ममालिक में किया गया। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में चांद ग्रहण के मौके पर नमाज कसूफ अदा की गई। रवा साल का दूसरा और आखिरी चांद ग्रहण नज़ारा पाकिस्तान समेत दुनिया भर के बेशतर ममालिक में किया गया। पाकिस्तान में चांद को जुज़वी ग्रहण लगा। आगाज़ 11:02 पर हुआ, रात 1:14 पर अपने उरूज पर पहुंचा और रात 3:26 पर ख़त्म हुआ। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बाजमात नमाज कौसूफ का एहतमाम किया गया। लोगों ने इस मौके पर अपने रब के हुजूर गिड़गिड़ा कर तौबा इस्तग़फ़ार की। रवां साल का पहला चांद ग्रहण 5 और 6 मई की दरमियानी शब हुआ था। पेट्रोलियम मसनूआत में बड़ी कमी के बावजूद अशिया ख़ुरनोश की कीमतों में कमी ना हो सकी। शहर कायद में चिकन आज भी 570 रुपये, मटर 420 रुपये, टमाटर 220 रुपये में फरोख्त हो रहे हैं। मज़ीद जानेंगे बर्ड्स रोड मार्केट से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे राजा इमरान से। राजा इमरान, बताइएगा क्या सूरत हाल है यहाँ पर कीमतों की? जी बिल्कुल, इस समय मैं बंस रोड मार्केट पर मौजूद हूँ और अगर बात की जाए महंगाई की तो महंगाई में पेट्रोलियम मसनूआत में कमी के बावजूद जो है कोई वाज़ह तौर पर कमी नहीं आ सकी। इस हवाले से जितने भी शहरियों से हमारी बात हो रही है उनका यही कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत में वाज़ह तौर पर 40 रुपये की कमी आई थी, लेकिन उसके असरात जो हैं मार्केट पर नहीं पड़े और ना ही कोई चीज़ इतनी सस्ती हुई है कि जिसके हवाले से जो है आसानी देखने में आए। और जहाँ तक रेट लिस्ट की बात की जाती है तो मार्केट में किसी भी जगह रेट लिस्ट दस्तयाब नहीं है और बहुत सारे दुकानदारों का ये कहना है कि रेट लिस्ट में जो रेट्स दिए गए हैं उसके मुताबिक उन्हें चीज़ें जो है वो मंडी से फराम नहीं होती, जिसकी वजह से वो मार्केट में ही नहीं ला रहे। और इसके साथ साथ अगर चिकन और मटन की बात की जाए तो कमिश्नर कराची की जानब से ज़रूर उसके रेट मुख्तस किए गए हैं, लेकिन कोई भी चीज़ जो है वो उस रेट पर नहीं मिल रही। चिकन आज भी 570 से लेके 600 रुपये फ़ी केजी तक मिल रहा है और कोई भी चेक एंड बैलेंस नहीं है। इस हवाले से शहरी शिकायत ही करते हुए नज़र आ रहे हैं। पेट्रोल की अगर कीमत में 2 रुपये लीटर इजाफा होता है तो हर चीज़ महंगी हो जाती है, लेकिन एक वाजिया कमी जो है 40 रुपये की हुई, लेकिन इसके बावजूद कोई आम आवाम को रिलीफ नहीं मिल सका है। आज भी जो शहरी है वो शिकायत करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है राजा इमरान, आपका बहुत शुक्रिया। और कराची के बाद फैसलाबाद में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद भी सब्जियों के रेट्स कम नहीं हो सके। आलू 100 रुपये, टमाटर 140, अदरक 800 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो हेड गुलाम दस्तगीर से। गुलाम दस्तगीर, आगाह कीजिएगा, क्या अहवाल देख रहे हैं मार्केट का?
بالکل پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جو کم ہوئی ہیں اس کے اثرات فیصل آباد کی سبزیوں تک تو نہیں پہنچ سکے، کیونکہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ سامنے آئی ہے کہ فیصل آباد کے جو 70 کے قریب پرائس کنٹرول مجسٹریٹس ہیں ان کی جانب سے کارروائیاں نہ کی گئیں، جس کی وجہ سے عوام جو ریلیف سے محروم ہیں۔ شہری ایک خریدار میرے ساتھ موجود بھی ہیں، ان کے مسائل بھی جانتے ہیں کہ آیا کہ مہنگائی جو ہے کم کیوں نہیں ہو رہی۔ اصل بات یہ ہے کہ لوگوں نے ایک بہانہ ڈھونڈ لیا ہے کہ اگر پیٹرول سستا بھی ہوتا ہے تو چیزوں کے قیمتیں کم اس لیے نہیں آتی، لوگ کہتے ہیں ہم نے مہنگی خریدی ہوئی ہے۔ اس حوالے سے ہم نے ضلع انتظامیہ سے پرائس کنٹرول مجسٹریٹ سے موقف لیا ہے، تو ان کا کہنا ہے کہ روٹین کے مطابق کارروائیاں کی جا رہی ہیں، جرمانے کیے جا رہے ہیں۔ مہنگائی نے پالتو پرندوں کے شوق کو بھی متاثر کر ڈالا، خوراک کے انتظام کیسے کیا جائے، شہری پرندے پالنے سے بھی کترانے لگے۔ تفصیلات جانیں گے سیالکوٹ سے ندیم عطا غوری کی رپورٹ۔ شوق کا شوق، کاروبار کا کاروبار، مہنگائی نے کیا ہر ایک پروار۔ سیالکوٹ کی پرندہ مارکیٹ میں پرندوں کی خریداری ماند پڑ گئی۔ کاروباری افراد کے مطابق انسانوں کی طرح پرندوں کی خوراک میں بھی 80 سے 100% کا اضافہ ہوا۔ ان کی فیڈ مہنگی ہونے کی وجہ سے اس کاروبار پہ بڑا فرق پڑا ہے اور کسٹمر اب آنے بہت کم ہو گیا۔ ان کی فیڈ جو ہے وہ ڈبل ریٹوں میں مہنگی ہو گئی ہے۔ کسٹمر آتے ہیں، ہم ان کو ان کا ریٹ بتاتے ہیں، کسٹمر کی وہ کیپیسٹی نہیں رہی کہ ان کو لے۔ پرندوں کی چہچہاتی آوازیں کسے پسند نہیں۔ پرندے پالنے کا جنون رکھنے والے افراد مہنگائی کے ہاتھوں شوق چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ شہری کہتے ہیں مہنگائی میں اپنا کھانا مشکل ہے، پرندوں کی خوراک کہاں سے لائیں؟ اس مہنگائی کے دور میں اس کو رکھنا بہت ہی مشکل ہے۔ اب یہ شوق کم ہو رہا ہے کہ ان کی جو خوراک ہے نا، دانہ جو ہے وہ ہو گیا بہت مہنگا، بہت ہو گیا، بہت کاسٹلی ہو گیا ہے۔ اب ان کا جو سامان ہے وہ آج لینے جائیں وہ ریٹ کچھ ہو رہا ہے، کل جائیں کچھ ہو رہا ہے۔ پرندوں سے دوستی اور پالنے کا شوق صرف شوق ہی نہیں، جنون بھی بن چکا تھا۔ گھروں میں پرندوں کا مسکن بنا کر شوق کی تسکین کرنے والے اب اس سے جان چھڑا رہے ہیں۔ مہنگائی سے نہ صرف انسان پریشان ہیں بلکہ پرندے بھی اس مہنگائی کا شکار نظر آ رہے ہیں۔ حکومت پاکستان سے شہر اقبال کے باسیوں کا یہی مطالبہ ہے کہ جلد از جلد مہنگائی پر کنٹرول کیا جائے تاکہ انسانوں کے ساتھ ساتھ پرندے بھی اپنی زندگیاں خوشحال گزارنے میں کامیاب ہو سکیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ندیم عطا غوری، بول نیوز، سیالکوٹ۔ کراچی میں ایم کیو ایم آج لیاقت آباد میں پاور شو کرنے جا رہی ہے، جلسے کی کیا تیاریاں جاری ہیں؟ جلسے سے خالد مقبول صدیقی، مصطفیٰ کمال، فاروق ستار اور دیگر بھی خطاب کریں گے۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ بول خرم گلزار سے۔ جی خرم۔ ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے آج جو ہے وہ لیاقت آباد ٹاؤن میں جلسے کا انعقاد کیا گیا ہے۔ آج کے دن لیاقت آباد ٹاؤن میں ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے جلسے کا انعقاد کیا گیا ہے۔ آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی تعداد میں جہاں جو ہے شرکا کے لیے کرسیاں لگائی گئی ہیں، جبکہ کرسیاں لگانے کا عمل جو ہے وہ اب بھی جاری ہے، جبکہ مقررین کے لیے 13 کنٹینر پر مشتمل یہ اسٹیج بنایا گیا ہے جس پہ ہم موجود ہیں اور آپ ہمارے عقب میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس وقت جلسے کی تیاریاں جو ہیں وہ بالکل آخری مراحل میں ہیں۔ جلسہ جو ہے وہ آج شام 6 بجے جو ہے جس کا آغاز کیا جائے گا۔ جلسے سے مصطفیٰ کمال، خالد مقبول صدیقی اور ڈاکٹر فاروق ستار جو ہے وہ خطاب کریں گے۔ ساتھ ہی جب یہ جلسے کا آغاز ہوگا تو شام کا وقت ہوگا۔ اس کی سردی کی آمد کا پیغام، چین میں درختوں کو خوبصورت اونی ملبوسات سے سجا دیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com۔ دیکھتے رہیے بول نیوز۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔